नॉर्मली जब पेशेंट्स का गर्भपात हो जाता है, किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट में जब अबॉर्शन हो जाता है, अर्ली ट्राइमेस्टर हो या मिड ट्राइमेस्टर हो, तो पेशेंट का बहुत दिल ख़राब हो जाता है। पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि अबॉर्शन हुआ है तो मैम अब आगे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अबॉर्शन चाहे अपने आप हो, चाहे वो सर्जिकली हो जिसे हम डॉक्टर्स करते हैं, या फिर वो गोली से हो, अबॉर्शन तो आखिर अबॉर्शन ही है। Myself, Dr. Swati Binani, and I am a consultant obstetrician and gynecologist and an infertility specialist based on Binani Hospital and IVF Center, बीकानेर। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि आखिर अबॉर्शन अगर हो जाता है तो हमें रेस्ट कितना करना है। रेस्ट अगर आप देखें तो अगर अबॉर्शन अपने आप हुआ है तो उसके अंदर ब्लीडिंग कम से कम 7 से 10 दिन तक चलती है, और धीमे धीमे ब्लीडिंग होने से शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 10 से 15 दिन का रेस्ट ज़रूरी है अगर आपका अबॉर्शन अपने आप हुआ है, क्योंकि जब अबॉर्शन होता है तो बच्चेदानी जो यूट्रस का मुंह होता है वो खुल जाता है और उससे धीमे धीमे रक्त निकलता रहता है। अगर आपने एम्टिपल ली है तो उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें भी रेस्ट आपको लगभग 7 से 10 दिन करना चाहिए। बट अगर आपने सर्जिकली, जैसे हम सर्जिकल जो इंटरवेंशन करते हैं, जो डॉक्टर्स डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, उसके अंदर क्योंकि ब्लीडिंग एक साथ हो जाती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको एक साथ डॉक्टर निकाल देता है, तो आपको ब्लीडिंग सिर्फ 1 दिन रहती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रह सकती है। उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होती, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जब अबॉर्शन चाहे आप अपने आप हो या फिर डॉक्टर करें या फिर आप गोली से करें, उस टाइम में जो आपको ब्लीडिंग होती है तो जो ब्लड होता है वो एक कल्चर मीडिया बन जाता है, जो कि आपको इन्फेक्शंस कर सकता है। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, तो वो 5 दिन 7 दिन जितना भी आपका कोर्स है वो आपको लेना बहुत कंपलसरी है। बिकॉज इन एंटीबायोटिक लेने से आपको जो आगे यूट्रस में कभी इन्फेक्शन नहीं हो, जिससे अगली प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि आप इंटरकोर्स कब से कर सकते हैं। पेशेंट्स को हमेशा ये रहता है कि अगर अबॉर्शन हुआ है तो हमें इंटरकोर्स मैम कब से स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि कई बार अबॉर्शन होने के बाद आप नेक्स्ट मंथ ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो पहली बात तो आपको 10 to 15 डेज इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम अबॉर्शन के बाद जब यूट्रस का मुंह खुल जाता है तो उस टाइम पे आपका यूट्रस इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। तो किसी भी तरह का अगर आप फॉरेन थिंग होगी तो वो उसके इन्फेक्शन को प्रोवोक करेगी। तो बेटर ये रहता है कि 10 से 15 दिन जब यूट्रस ने नॉर्मल साइज़ पे आ जाए तब तक आप इंटरकोर्स अवॉइड करें। आप अगर कोई टैम्पून यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वेजाइनल कप भी यूज़ करते हैं तो वो भी आप ना करें, क्योंकि किसी भी तरह की फॉरेन थिंग आपकी वेजाइना में इन्फेक्शंस को बढ़ावा दे सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि इंटरकोर्स आप 10 to 15 डेज तक ना करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग उस टाइम पे ज़्यादा होती है तो आपको खाना अपना बहुत न्यूट्रिशियस लेना है। खाने में आपको सारी अंकुरित धान लेना है, दालें भी लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। फिर आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, और आपको तरल पदार्थ भी अच्छे से लेने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको ज़रूर से लेनी है, क्योंकि इस टाइम आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपको आगे आपके जो आपका बॉडी है उसको रिकवरी करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अच्छा खाना लेंगे, अच्छे पोषक तत्व जाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन होता है, तो वो आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने गोली खाई है या फिर अबॉर्शन बड़ा है तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बॉडी में आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, और इस हीमोग्लोबिन की कमी को रिकवर करने के लिए कुछ आपको जो आयरन की टैबलेट्स डॉक्टर देता है वो आपको रेगुलर टाइम पे लेनी है। एटलीस्ट 2 से 3 महीने अगर आप ये जो आपको दवाइयाँ दी हैं उसमें आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी दे सकते हैं, आपको विटामिन ई और विटामिन B12 की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, तो वो सब आपको लेनी है। ये आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी आपको हेल्प करेगी। ये हमें कैसे पता चलेगा कि अबॉर्शन कंप्लीट हो गया? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गोली खाई है या आपने डीएनसी भी कराई है, तो आपको कभी 5 दिन 7 दिन के अंदर कोई एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, कोई ब्लीडिंग वापस से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कोई
वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि दुर्गंधयुक्त हो। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को एक बार वापस से चेक कराना है। कभी कभी सोनोग्राफी में इनकम्प्लीट अबॉर्शन या मतलब जो टिश्यू होता है, जो बच्चे के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थोड़े बहुत बच्चेदानी में रह जाते हैं। तो ये कंडीशन भी कभी कभी आफ्टर अबॉर्शन हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आपका जो बच्चा था जो अबॉर्ट हो गया वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अबॉर्शन के बाद भी एक एंटी-डी, जिसे RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन कहते हैं, वो लगाना ज़रूरी होता है। वो लगाने से जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, वो आपको इस टाइम पे इंजेक्शन लगने से नहीं बनती। तो ये जो इंजेक्शन है, ये आपको अगली प्रेगनेंसी, जो अगला बच्चा आपके पेट में लगेगा, उसको हेल्प करती हैं। उसके जो हीमोग्लोबिन को मारने की जो सेल्स बॉडी में बन सकती हैं, उनको रोकती हैं। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि अबॉर्शन हमें तो काम कराया था, हमसे हैवी वेट का काम कराया था, झाड़ू पोछे करवाए थे, या ट्रैवल किया था, या इंटरकोर्स किया था, या सीढ़ियाँ चढ़ी थी, उससे अबॉर्शन हो गया, या ये खान पान से अबॉर्शन हो गया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपने ट्रैवल किया हो, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ी हो, चाहे हैवी वेट का काम किया हो, ये सब चीज़ें या खान पान कुछ आपने किया हो, उससे अबॉर्शन का कोई रिस्क नहीं पड़ता। अबॉर्शन के लिए कुछ हार्मोनल चीज़ें होती हैं या फिर कुछ इम्यूनोलॉजिकल होती हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं, उनमें 70 to 80% कॉजेज़ जो फीटल एनॉमलीज होती हैं, जेनेटिक हो या क्रोमोसोमल हो, उन्हीं के कारण अबॉर्शन होता है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि अब मैंने ऐसा किया था इसलिए अबॉर्शन हो गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, आपके अबॉर्शन हुआ है तो आपको आगे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसका जो कॉज़ है उसको अपने को ढूंढना पड़ता है कि कॉज़ क्या रहा। अगर कॉज़ आपका कुछ इम्यूनोलॉजिकल है या फिर कुछ हार्मोनल है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है, जिससे अगली प्रेगनेंसी आप प्लान करें तो उससे पहले हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कम्प्लीटली सही कर पाएँ। अगर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट चेक कराते हैं, बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन चेक करते हैं, फिर कुछ इन्फेक्शंस के टेस्ट होते हैं जैसे टॉर्च टेस्ट। तो इन इन्फेक्शंस के कारण भी कभी कभी अबॉर्शंस के चांसेस होते हैं। फिर हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड है, जैसे कि PCOD के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सब कराते हैं, प्रोलैक्टिन टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट कराने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। फिर पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करें। किसी ने कहा है 3 महीने नहीं करना, किसी ने कहा है 6 महीने नहीं करना। लेकिन आप अगर माने तो आप 3 मंथ्स का एक कंप्लीट रेस्ट लें आफ्टर अबॉर्शन। आखिर अबॉर्शन भी एक प्रेगनेंसी ही है। तो अगर आपने 3 मंथ्स का रेस्ट लिया, 3 मंथ्स आप प्रेगनेंसी नहीं करेंगे, इस टाइम पे आपका यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा। आपके बॉडी में जो भी कमियां थी, जो भी न्यूट्रिशन की कमी थी, जो भी विटामिन की कमी थी, जो भी पोषक तत्वों की कमी थी, वो सब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। या जो भी आपके अबॉर्शन का कॉज था, वो आप उसको पूरा करके जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेके ही फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो मैं यही कहूँगी, अबॉर्शन अगर आपका हुआ है तो आप इन 10 बातों का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद ही 3 मंथ्स के बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करें, जिससे अगली प्रेगनेंसी में आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।